हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल लॉ एंड हार्ट कीन लर्नर। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 चैप्टर नंबर 15 एयर अराउंड अस। एयर, वायु, हवा जो कि मौजूद है हमारे चारों तरफ, और एयर जिसके बिना हम लोग अर्थ पर जीवित नहीं रह सकते। मीन्स एयर का एक ऐसा कंपोनेंट है जैसे कि ऑक्सीजन, जो हमारी श्वसन क्रिया के लिए, रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए अति आवश्यक है। अगर वो ना हो तो हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं होगा और हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स हैं वो जीवित नहीं रह पाएंगी, वो मल्टीपल वे से बढ़ नहीं पाएंगी, जिसकी वजह से हम लोग डेड हो जाएंगे। मीन्स ऑक्सीजन इज ए वेरी नेसेसरी और इंपॉर्टेंट गैस फॉर अस। सो आज हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेयर? आवर चैप्टर 15 वी हैव लर्नड इन चैप्टर नंबर 9 दैट ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर एयर। हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ चुके हैं सभी लिविंग थिंग्स को हवा की जरूरत होती है। बट हैव यू एवर सीन एयर? क्या आप एयर को देख पाते हैं? क्या आपको दिखाई देती है एयर कहाँ है, कैसे है? यू माइट नॉट हैव सीन एयर। आपने कभी नहीं देखी होगी एयर दिखने में कैसी दिखाई देती है। बट श्योरली यू मस्ट हैव फेल्ट इट्स प्रेजेंस इन सो मैनी वेज। लेकिन आपने महसूस जरूर की होगी कि हवा हमारे चारों तरफ मौजूद है। यू नोटिस इट व्हेन द लीव ऑफ द trees rustles or the clothes hanging on the clothes line sway. Pages of the open book begins fluttering when the fan is switched on. The moving air makes it possible for you to fly your kite. Means आप महसूस कर सकते हैं कि आपके पास लीव्स का उड़ना, क्लोथ्स का हिलना, रस्सी पे टंगे हुए हिलना और पेजेस का फ्लटरिंग करना, फड़फड़ाना बुक्स के, और बहुत सी ऐसी चीज़ें आप अपने चारों तरफ महसूस कर सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हवा के द्वारा पॉसिबल हो सकती हैं, जैसे काइट का उड़ना। डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 3 इन चैप्टर नंबर 5 इन विच यू सेपरेटेड द सैंड एंड sawdust बाय विनोइंग? मीन्स चैप्टर नंबर 5 में एक्टिविटी 3 जिसमें दिखाया गया था कि विनोइंग प्रोसेस सिर्फ पॉसिबल हो सकता है एयर की मदद से। बाय विनोइंग हैवियर पार्टिकल्स ऑफ द मिक्सचर separated from the lighter particle by the wind. So you may have noticed that during storm the wind blows at a very high speed. It may even uprooted trees and blow off the rooftops. Means जब भी स्टॉर्म आता है, तूफान आता है, भयंकर तूफान आता है, तो उसके द्वारा बहुत सारे ट्रीज को भी अपरूटेड मीन्स उखाड़ दिया जाता है, और बहुत सी रूफ टॉप जो होते हैं उनको भी वो अपने साथ उड़ा के ले जाती है। हैव यू एवर प्लेड विद ए फिरकी? फिगर 15.1 दिस इज द फिरकी। क्या आप इनसे खेले हो कभी? यस, हम बहुत से तरह की फिरकियों से खेले हैं। ये रोटेट करती है सिर्फ विद द हेल्प ऑफ एयर। एयर की हेल्प से ही ये रोटेट कर पाती हैं। नाउ एक्टिविटी 1, लेट अस मेक ए फिरकी ऑफ आवर ओवन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस शोन इन फिगर 15.2. होल्ड द स्टिक ऑफ द फिरकी एंड प्लेस इट इन डिफरेंट डायरेक्शन इन एन ओपन एरिया। मीन्स फिरकी बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस प्रकार से एक पेज लेंगे, उसको इस प्रकार से मोड़ेंगे और एक स्टिक से लगाएंगे, और उसके बाद जैसे ही हवा ब्लो करेगी तो ये क्या है, घूमना, रोटेट करना शुरू कर देगी।
नाउ ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स डज द फिरकी रोटेट्स। क्या कैसे संभव है फिरकी का रोटेट होना, या किस प्रकार से फिरकी रोटेट होती है। व्हाट मेक्स ए फिरकी रोटेट्स। कौन फिरकी को रोटेट करता है। ओनली मूविंग एयर। मूविंग एयर ही फिरकी को रोटेट कर सकती है। हैव यू सीन ए वेदर कोक। क्या आपने देखी है वेदर कोक। मौसम विभाग के द्वारा जो हमारे वेदर के बारे में बताती है हमें वेदर कोक, किस प्रकार से डायरेक्शन ऑफ एयर और स्पीड ऑफ एयर को ये हमें बता देती है आराम से इजीली। इट शोज द डायरेक्शन इन विच द एयर इज मूविंग एट दैट प्लेस। किसी भी प्लेस पे कौन सी डायरेक्शन में हवा चलती है उस डायरेक्शन को ये आसानी से बता सकती है। नाउ फिगर 15.3 ए वेदर कोक। Weather cock. This type of cock is that weather cock. This is the instrument which shows the direction of blowing air. Next, 15.1 is air present everywhere around us. क्या चारों तरफ हमारे आसपास में हवा मौजूद है। Yes. Now close your fist. What do you have in it? आप अपनी मुट्ठी को बंद करें। क्या है इसमें। नथिंग, कुछ भी नहीं। ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट। एक्टिविटी 2, टेक एन एम्प्टी बॉटल। इज इट रियली एम्प्टी और डज इट हैव समथिंग इनसाइड। टर्न इट अपसाइड डाउन। इज समथिंग इनसाइड इट नाउ। मीन्स एक एम्प्टी बॉटल लें, क्या वो सच में ही खाली बोतल है या उसके अंदर कुछ है। उसको टर्न करेंगे, उल्टी कर दो उसको, और फिर देखें क्या उसमें से कुछ निकला। नेक्स्ट, अब उस बोतल को हम लोग क्या करेंगे। नाउ डिप द ओपन माउथ ऑफ द बॉटल इनटू द बकेट फिल्ड विद वाटर एज शोन इन फिगर 15.4। जैसा कि आपको 15.4 में दिखाया गया है, इस बोतल को इसका मुंह खोलकर बिल्कुल इन्वर्ट फेज में बकेट के अंदर डालते हैं। नाउ ऑब्जर्व द बॉटल। डज वाटर एंटर्स द बॉटल। क्या बोतल में पानी अंदर चला जाता है। नो। नाउ टिल्ट द बॉटल स्लाइटली। अब बोतल को धीरे से तिरछी करें। डज द वाटर नाउ एंटर्स द बॉटल। क्या पानी बोतल के अंदर जाता है। Do you see bubbles coming out of the bottle or hear any bubble sound? क्या आपको कुछ उसमें से बबल्स निकलते हुए दिखाई देते हैं या उनकी साउंड आपको सुनाई देती है। कैन यू नाउ गेस व्हाट वाज इन द बॉटल। क्या आप आइडिया लगा सकते हैं कि उस बोतल में क्या था। यस, यू आर राइट, इट इज एयर। उस बोतल में हवा थी जो बाहर निकलते समय बबल्स के रूप में आवाज करती हुई निकलती है। दैट वाज प्रेजेंट इन बॉटल, जो कि बोतल के अंदर पहले से ही मौजूद थी। द बॉटल वाज नॉट एम्प्टी एट ऑल। इसलिए बोतल कभी भी खाली नहीं थी। इनफैक्ट इट वाज फिल्ड कंप्लीटली विद एयर। एक्चुअल में हमारी बोतल जो थी वो हवा से भरी हुई थी पहले से ही। That is why you notice that water does not enter the bottle when it is pushed in an inverted position. Means जब आप इसको पानी में inverted position में डालेंगे, as there was no space for air to escape. और इस प्रकार से जब बोतल को आप पानी में इन्वर्टेड फेज में डालेंगे, उल्टा करके डालेंगे, तो पानी इसके अंदर नहीं जाएगा क्योंकि पहले से इसमें हवा मौजूद है। जैसे ही हवा को स्पेस मिलेगा बाहर निकलने का, तो इसमें पानी फिल्ड हो जाएगा, भर जाएगा। When the bottle was tilted, the air was able to come out in the form of bubbles. Bubbles के रूप में बाहर आ जाती है। And water filled up the empty space that the air has occupied. और
पानी इसके अंदर भर जाता है, इसकी खाली प्लेस में भर जाता है क्योंकि हवा बाहर आ जाती है। दिस एक्टिविटी शोज दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। ये एक्टिविटी ये भी बताती है कि हवा स्थान घेरती है। इट फिल्स ऑल द स्पेसिस इन द बॉटल। इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। एयर हैज नो कलर एंड वन कैन सी थ्रू इट। इट इज ट्रांसपेरेंट। मीन्स ये इसका कोई कलर नहीं होता और कोई इसको देख पाता है, कोई नहीं देख पाता, बट इट इज ट्रांसपेरेंट। ये दिखने में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ए थिन लेयर ऑफ एयर। हमारी जो धरती पृथ्वी है इसके चारों तरफ थिन लेयर ऑफ एयर प्रेजेंट रहती है। दिस लेयर एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड is called atmosphere. The atmosphere is a blanket around us, around our earth is called atmosphere. इसकी बहुत सारी परत हैं, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ जो हैं इसकी बहुत सारी परत हैं, जैसे कि इसकी जो लेयर्स हैं, लेयर्स ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर। जो फर्स्ट लेयर है दैट वन इज ए टोपोस्फियर। टोपोस्फियर जो लेयर है वो 12 से 18 किलोमीटर, मीन्स 0 से लेके 12 से 18 किलोमीटर के बीच में फैली हुई है। और यहाँ पर जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है वो है 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर -56.5 डिग्री सेल्सियस तक इसमें टेम्परेचर रहता है। मैक्सिमम टोपोस्फियर में पैसेंजर प्लेन्स, हॉट एयर बैलून्स और हमारे पक्षी जितने भी हैं, मैक्सिमम बर्ड्स, वो उड़ते हैं, रहते हैं। नेक्स्ट जो लेयर ऑफ एयर है दैट वन इज द स्ट्राटोस्फियर। इन दैट स्ट्राटोस्फियर एक्चुअल में जैसे हम कह सकते हैं शूटिंग स्टार्स जो अर्थ पे जलते हुए गिरते हैं और हमें लगते हैं जैसे स्टार्स, तारा टूट गया, नॉर्मली हम लोग ये बात बोलते हैं। एक्चुअल में स्ट्राटोस्फियर 11 से 50 किलोमीटर के बीच की, मीन्स 11 to 50 किलोमीटर के बीच की लेयर ऑफ एयर है दैट हैविंग द टेम्परेचर विद -56.5 to -2.5 डिग्री सेल्सियस। सो इतने टेम्परेचर के बीच में यहाँ टेम्परेचर रहता है, जिससे क्या है स्नो फॉलिंग, हेल फॉर्मेशन मैक्सिमम स्ट्राटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर के बीच में होती है। सो नेक्स्ट लेयर ऑफ एयर इज दैट मीजोस्फियर। मीजोस्फियर क्या है? ये 40 to 80 और 50 to 90 किलोमीटर के बीच में फैला हुआ एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर गैसेज ही गैसेज हैं और इसका जो टेम्परेचर रहता है वो है -2.5 से लेकर -86.5 डिग्री सेल्सियस। मीन्स ये बेहद ही ठंडा एरिया है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। बट समटाइम्स मीटेरॉइड्स और मीटियोर्स जब हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं और वो जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर लगने वाला फ्रिक्शन का फोर्स उनको जला देता है, घर्षण बल जिसे हम बोलते हैं, उनको जला देता है और उनमें आग लग जाती है, जैसे कि आपके सामने दिखाई दे रहा है मीटेओर्स। तो ये मीटेओर्स पृथ्वी की सतह तक ना पहुँचते हुए पहले ही जल जाते हैं। इनको हम टूटता हुआ तारा बोलते हैं या कुछ भी है, दैट वन इज द डिफरेंट थिंग, बट इट इज़ ए मीटेओर। बाहर से आने वाले उल्कापिंड हम कह सकते हैं, छोटे छोटे। नेक्स्ट है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर 80 से 800 किलोमीटर या 90 से 800 किलोमीटर की
दूरी तक फैला हुआ है अर्थ सरफेस के। इसमें जो टेम्परेचर रहता है अर्थ सरफेस से, इसमें जो टेम्परेचर रहता है दैट वन इज द -86.5 टू 1200 डिग्री सेल्सियस तक, मीन्स बेहद ही गर्म ये एक लेयर है ऑफ द एयर। और नेक्स्ट वन इज दैट एक्जोस्फीयर। एक्जोस्फीयर ये हमारी पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है उसकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। इसमें मैक्सिमम सैटेलाइट्स और स्पेसशिप्स ज़्यादातर रहते हैं, और ये 800 किलोमीटर से लेके 3000 किलोमीटर दूर तक फैली हुई है। और इसका जो लगभग टेम्परेचर रहता है दैट वन इज द 1200 डिग्री सेल्सियस, मीन्स 1200 डिग्री सेल्सियस। ये थी लेयर्स ऑफ अर्थ, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की लेयर्स ऑन द अर्थ। नाउ कम बैक टू आवर चैप्टर। जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में हम ऊपर की तरफ जाएंगे, मीन्स अर्थ से दूर जाते हैं, वैसे वैसे हवा जो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में वो उसकी जो डेंसिटी है वो कम होती चली जाती है, मीन्स वो बहुत ज़्यादा रेयर होती चली जाती है। नाउ कैन यू थिंक mountaineers carries oxygen cylinder with them while climbing high mountain? मीन्स क्या आप जानते हैं या देख सकते हैं कि किस प्रकार से माउंटेनियर्स अपने साथ बैग लेके जाते हैं माउंटेन्स पे जब वो जा रहे होते हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि माउंटेन्स जैसे जैसे माउंटेन्स पे वो ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो पृथ्वी की सतह से उनकी ऊंचाई बढ़ती चली जाती है, जिसके कारण वहाँ पर ऑक्सीजन कम होने लगती है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ऑक्सीजन की कमी होती चली जाएगी और वहाँ सांस लेना बेहद मुश्किल हो जाएगा, जिसके लिए उन्हें एक्सटर्नल ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है और वो वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर को कैरी करके लेके जाते हैं। नाउ 15.2 व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ? हवा किससे बनती है? क्या हवा किसी चीज से बनती है? Until the 18th century, people thought that air was just one substance. एक सब्सटेंस है। Experiments have proved that it is really not so. ये नहीं होता। Air is a mixture of many gases. हवा बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। What kind of mixture is it? कैसा मिक्सचर है ये? क्या मिक्सचर है ये? Let us find out about some of the major components of this mixture. इस मिक्सचर के मेजर कंपोनेंट्स के बारे में हम जानेंगे वन बाय वन। नाउ वाटर वेपर। We have learned earlier that air contains water vapor. हम ये पढ़ चुके हैं कि हवा में भाप, पानी की भाप मौजूद रहती है। We also saw that when air comes in contact with a cool surface, it condenses and drop of water appears on the cooled surface. मीन्स जैसे कोई ठंडी सतह हवा के कांटेक्ट में आती है, उस ठंडी सतह पर पानी जो हवा में मौजूद है वो वहाँ पर धीरे धीरे कंडेंस होता चला जाएगा और पानी की बूंदें वहाँ पर हमें दिखाई देने लग जाती हैं। The presence of water vapor in air is important for the water cycle in nature. हवा में जो पानी या भाप है जो कि प्रेजेंट है हवा में, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर द वाटर साइकिल, जल चक्र के लिए प्रकृति में। नाउ ऑक्सीजन। एक्टिविटी 3। इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर फिक्स 2 small candles of the same length on a table. Light both the candles. Cover one of the candles with an inverted glass tumbler. Observe both the candles carefully.
Do both the candles continue to burn or go off? You must have observed that the candles covered with glass tumbler got extinguished after some time, whereas the other candles continued burning. Means आप देख सकते हैं दो कैंडल ले ली गई हैं, इनको एक टेबल पे रख दिया गया है, एक कैंडल को हम ग्लास टम्बलर से कवर कर देते हैं तो हम पाएंगे कि कुछ समय बाद जो ग्लास टम्बलर के अंदर कैंडल है वो कुछ समय बाद बुझ जाती है, एक्सटिंग्विश्ड हो जाती है। ऐसा क्यों? तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। It seems that the candles got extinguished because the components inside the glass tumbler which supports burning is limited. Most of the components is used up by the burning candles. However, the other candle is getting continued supply of air. This component of air which supports burning is known as oxygen. Means जो कैंडल ग्लास टम्बलर के अंदर थी वो बुझ जाती है क्योंकि ऑक्सीजन उस ग्लास टम्बलर के जो अंदर पहले से मौजूद है वो सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है ड्यू टू द बर्निंग प्रोसेस। तो अगर हवा मौजूद है और उसमें ऑक्सीजन मौजूद है तो बर्निंग प्रोसेस संभव हो सकता है, अदरवाइज बर्निंग प्रोसेस भी नहीं होगा। नाउ नाइट्रोजन। In activity 3, did you observe that air is still presenting in the glass bottle even after the candle blow out? This indicates the presence of some components in the air which does not support burning. The major part of air which does not support burning candle is nitrogen. Means पहले से ही मौजूद ऑक्सीजन सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है, लेकिन वहाँ पर कुछ ना कुछ इस प्रकार से मौजूद है जो हवा को सपोर्ट नहीं करता बट हवा में मिक्सअप है ऑलरेडी। दैट वन इज नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड। इन ए क्लोज्ड रूम इफ देयर इज सम मटेरियल दैट इज बर्निंग you may have felt suffocation. This is due to excess of carbon dioxide that may be accumulating in the room. Means आप बंद कमरे में हैं और वहाँ पर कोई बर्निंग प्रोसेस चल रहा है तो आपको वहाँ घुटन महसूस होगी। ये घुटन कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड makes up a small component of air अराउंड अस। कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत ही छोटा कंपोनेंट है हमारे चारों तरफ जो हवा में मौजूद है। प्लांट्स एंड एनिमल्स कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। प्लांट्स और एनिमल्स जितने भी हैं सभी ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन प्रोसेस श्वसन क्रिया के लिए, मीन्स ऐसी क्रिया जिसके द्वारा हम हमारी जो सेल्स हैं वो एनर्जी प्राप्त करती हैं खाना भोजन से, दैट वन इज द रेस्पिरेशन प्रोसेस। एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, मीन्स रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। प्लांट एंड एनिमल मैटर आल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन ऑन बर्निंग एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स प्लांट एंड एनिमल मैटर कोई भी जैसे सभी जब भी जलते हैं, जब भी उनमें कंबशन प्रोसेस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। एंड ए फ्यू अदर गैसेज, और कुछ अलग गैसेज भी निकलती हैं। इट इज एडवाइजेबल नॉट टू बर्न ड्राई लीव्स एंड डिस्कार्डेड रिमेन्स ऑफ द क्रॉप। कभी नहीं करना चाहिए। विच पोल्यूट अवर सराउंडिंग, इनके द्वारा हमारा सराउंड पोल्यूट होता है, प्रदूषित होता है। नाउ डस्ट एंड स्मोक। द बर्निंग ऑफ फ्यूल आल्सो प्रोड्यूसेस स्मोक। जब भी हम किसी भी ईंधन को जलाते हैं तो उसमें स्मोक धुआं उत्पन्न होता है। स्मोक कंटेन्स ए फ्यू गैसेस एंड फाइन डस्ट पार्टिकल्स एंड इज ऑफन हार्मफुल। स्मोक जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें कुछ गैसें फाइन पार्टिकल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है।
दैट इज वाई यू सी लॉन्ग चिमनीज इन द फैक्ट्रीज। मीन्स इसी के कारण आप देखते हैं बहुत सारी फैक्ट्रियों में लंबी लंबी चिमनियाँ जो इस धुएं को बहुत ज़्यादा ऊपर छोड़ के आती हैं। दिस टेक्स द हार्मफुल स्मोक एंड गैसेज अवे फ्रॉम आवर नोज। ये चिमनियाँ जितनी भी लगी होती हैं ये हमसे उस स्मोक और हार्मफुल गैसेज को बहुत दूर छोड़ती हैं, जिससे हमारे नोज के वो आसपास भी ना आ पाए। बट ब्रिंगिंग इट्स क्लोजर टू द बर्ड्स फ्लाई अप इन द स्काई। बट वो हवा में उड़ने वाले पक्षियों के पास पहुंच जाती है। डस्ट पार्टिकल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर। और डस्ट के जितने पार्टिकल्स हैं वो हवा में मौजूद रहते हैं। एक्टिविटी 4, फाइंड ए सनी रूम इन योर स्कूल होम। क्लोज ऑल द डोर्स एंड विंडोज विद कर्टेन्स पुल्ड डाउन टू मेक द room dark. Now open the door or a window facing the sun just a little, in such a way that it allows sunlight to enter the room only through a slit. Look carefully at the incoming beam of sunlight. Means इस प्रकार से आप कोई एक बीम ऑफ सनलाइट को अंदर आने दें तो आप देखेंगे कि उस डार्क रूम में आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ते हुए दिखाई देंगे उस बीम ऑफ लाइट के द्वारा। तो इससे हमें अच्छी तरह से पता चलता है कि हमारे चारों तरफ डस्ट पार्टिकल मौजूद होते हैं हवा में। डू यू सी सम टीनी साइनी पार्टिकल्स मूविंग इन द बीम ऑफ सनलाइट? यस। व्हाट आर दीज पार्टिकल्स? कौन से हैं पार्टिकल? दीज आर द डस्ट पार्टिकल्स। ड्यूरिंग विंटर यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड सिमिलर beam of sunlight filtered through the trees in which dust particles appear to dance merely around. Means आप देखेंगे कि सर्दियों के दिनों में हमारे जो वृक्ष हैं उनके नीचे अगर आप उसकी शेड देखेंगे तो उस शेड में कुछ बीच में रेज सनलाइट आ रही होती हैं जिनके द्वारा हम डस्ट पार्टिकल्स को आसानी से ऑब्जर्व कर पाते हैं। दिस शोज दैट एयर आल्सो कंटेन डस्ट पार्टिकल। इससे हमें पता लगता है डस्ट पार्टिकल भी एयर में होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल इन एयर वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मीन्स डस्ट पार्टिकल की जो प्रेजेंस है हवा में वो वेरी करती है, मीन्स कम ज़्यादा होती है टाइम टू टाइम, समय समय पर, और प्लेस टू प्लेस, स्थान टू स्थान बदलती रहती है। वी इनहेल एयर व्हेन वी ब्रीद थ्रू आवर नोस्ट्रिल। हम हवा को अपने अंदर खींचते हैं जब हम इनहेल एयर, जब हम ब्रीद इन करते हैं अपने नोज के द्वारा। फाइन हेयर्स एंड मकस आर प्रेजेंट इनसाइड द नोज। हमारे नोज में फाइन हेयर्स और मकस प्रेजेंट हैं जिसके द्वारा prevent dust particle from getting inside into the respiratory system. Means dust particle को जो ये मकस और नोस्ट्रिल हेयर है ये रोकते हैं हमारे अंदर जाने से, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहुंचने से ये इनको रोक देते हैं। डू यू रिकॉल बीइंग स्कोल्डेड by your parents when you breathe through your mouth? आपको बहुत बार रोका होगा आपके पेरेंट्स ने कि आप अपने मुंह को खोल के सांस ना लें। इफ़ यू डू दैट, क्या ये आप करते हो? यदि आप ये करते हो, हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स में एंटर्स योर बॉडी। तो हार्मफुल हानिकारक जो डस्ट पार्टिकल है वो आपके अंदर चले जाते हैं। वी में कंक्लूड, इससे निष्कर्ष लगभग निकलता है, देन दैट एयर कंटेन्स सम गैसेस। हवा के अंदर कुछ अलग तरह की गैसेस मौजूद होती हैं। वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स, गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल भी मौजूद रहते हैं। द गैसेस इन एयर मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैनी अदर गैसेस। मीन्स
गैसेस के रूप में नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट रहती हैं। दे में बी सम वेरिएशंस इन द कंपोजिशन ऑफ एयर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसमें कुछ कंपोजिशंस के अंदर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव या कम ज़्यादा हो सकता है प्लेस टू प्लेस। आप देख सकते हैं, दिस इज द कंपोजिशन ऑफ एयर, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड अदर गैसेज विद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर 1% प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फियर। सो in fact these two gases नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, हम देखते हैं कि ज्यादातर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही हमारे हवा में मौजूद है। इनफैक्ट these two gases together to make 99% of the air, means 78 plus 21, 99% जो पार्ट है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। बाकी द रिमेनिंग 1% इज constituted by carbon dioxide and a few other gases and water vapor। बाकी जो 1% बचता है उसमें सभी प्रकार की गैसेस और कार्बन डाइऑक्साइड विद वाटर वेपर के द्वारा बनता है बाकी का 1% का जो पार्ट इसका है। नाउ 15.3, हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल एंड प्लांट लिविंग इन वाटर एंड सोयल। किस प्रकार से ऑक्सीजन कैसे ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है सभी एनिमल्स और प्लांट्स लिविंग इन वाटर और सोयल के लिए। एक्टिविटी 5, टेक सम वाटर इन ए ग्लास और ए मेटल कंटेनर, हीट इट स्लोली ऑन द ट्राइपॉड स्टैंड। थोड़ा पानी लें, उसको गर्म करें। वेल बिफोर द वाटर बिगिंस टू बॉयल लुक केयरफुली एट द इनर सरफेस। जब उसको गर्म किया जाए तो उसके अंदर जरूर देखें, उसके अंदर की सरफेस की तरफ जरूर देखें कि उसमें कुछ बबल्स आपको दिखाई देंगे। डू यू सी टाइनी बबल्स ऑन द इनसाइड? क्या आपको उसके अंदर कुछ टाइनी बबल्स दिखाई देते हैं? दीज बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिजोल्व्ड इन वाटर। ये जो बबल्स हैं वो हवा जो कि पहले से ही पानी के अंदर घुली हुई है उसके बनते हैं और ये ही सबसे पहले उसमें से निकलते हैं जब हम उसको गर्म करते हैं, हीट अप करते हैं। व्हेन यू हीट द वाटर टू बिगिंस विद, जब आप इसको गर्म करते हैं तो इसके साथ ये चीज़ें निकलती हैं। द एयर डिजोल्व इन इट एस्केप्स, जब इसमें जो हवा पहले से ही मौजूद है वो इसको छोड़ के चली जाती है सबसे पहले जब इसको हम गर्म करते हैं। एज यू कंटिन्यू हीटिंग द वाटर इटसेल्फ टर्न इन वाटर वेपर एंड फाइनली बिगिंस टू बॉयल। मीन्स जैसे जैसे इसको हीट करते चले जाएंगे, लगातार हीट करते चले जाएंगे तो इसके अंदर मौजूद पानी भी वेपर के रूप में बदल जाएगा और पानी गर्म होना, बॉयल होना शुरू हो जाएगा। वी लर्न इन चैप्टर नंबर 8 and 9 दैट द एनिमल्स लिविंग इन वाटर यूज द डिजोल्व्ड एयर इन वाटर। जो एनिमल्स पानी में रहते हैं वो पानी में घुली ऑक्सीजन के द्वारा ही रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन सोयल आल्सो नीड ऑक्सीजन टू रेस्पायर। जो सोयल मिट्टी में जो छोटे छोटे जानवर रहते हैं उनको भी रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की जरूरत आवश्यकता पड़ती है रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए। हाउ डू दे गेट द एयर दे नीड? कहाँ से कैसे वो प्राप्त करते हैं हवा को जो उनको ज़रूरत रहती है फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस। नाउ एक्टिविटी 6, टेक ए लंप ऑफ ड्राई सोयल इन ए बीकर और ए ग्लास, एड वाटर टू इट एंड नोट व्हाट हैपन्स। डू यू सी बबल्स कमिंग आउट फ्रॉम सोयल? These bubbles indicates the presence of air in the soil. When the water is poured on the lump of soil, it displaces the air which is seen in the form of bubbles. The organisms that live inside the soil and the plant roots respire in this air. A lot
of borers and holes are formed in deep soil by the animals living in the soil. मीन्स इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, उसके अंदर मिट्टी ड्राई सोयल डालेंगे और एकदम से उसमें जैसे पानी डालते हैं तो उस पानी के अंदर आप ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ मिट्टी में से बबल्स निकलते हुए दिखाई देंगे. दीज बबल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर इनसाइड द सोयल. सोयल के अंदर, मिट्टी के अंदर पहले से मौजूद हवा के कारण ये बबल्स बनते हैं. जो छोटे जानवर बोरोज और होल्स मीन्स बिलों में और गड्ढों में रहते हैं, गहरे गहरे गड्ढों में रहते हैं, उन सभी जानवर और एनिमल्स को ऑक्सीजन सोयल के अंदर से ही प्राप्त होती रहती है. These borers also make space available for air to move in and out of the soil. Means ये जितने भी बोरोज बिल बने होते हैं, ये क्या है, एयर स्पेसिस ही होते हैं. एक्चुअल में इनमें हवा भरी होती है, ऊपर से चली जाती है. However, when it rains heavily, जब बहुत तेज बारिश होती है, वाटर फिल all the spaces occupied by the air. और जितना भी आप देखेंगे कि मिट्टी के अंदर एयर स्पेसिस हैं, उनमें सभी में पानी भर जाता है और वहां से हवा बाहर निकल जाती है. इन दिस सिचुएशन एनिमल्स लिव इन द सोयल हैव टू कम आउट फॉर रेस्पिरेशन. और ऐसी सिचुएशन में जितने भी जीव मिट्टी के अंदर पहले से मौजूद हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं एयर स्पेसिस से बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द सैंड, तो वो क्या है, जब उसमें पानी भर जाता है तो वो बाहर आ जाते हैं सभी के सभी रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए. कुड दिस बी द रीजन वाई अर्थवॉर्म कम्स आउट ऑफ द सोयल ओनली ड्यूरिंग हैवी रेन. जब ज़्यादा रेन होती है तो आप देखते हैं कि बहुत से छोटे छोटे रेंगने वाले अर्थवॉर्म मिट्टी में से निकल के बाहर आ जाते हैं. हैव यू एवर वंडर्ड वाई all the oxygen of the atmosphere does not get used up through a large number of organisms are consuming it? Who is refilling the oxygen in atmosphere? आप चकित रह जाओगे जब जानोगे कि ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में है वो दोबारा से रीफिल होती है, रीफिलिंग की जाती है बाय द अदर प्रोसेसेस जैसे कि फोटोसिंथेसिस. मीन्स इसमें क्या होता है, हम लोग मीन्स ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, एनिमल्स, बर्ड्स जितने भी हैं, ये सभी रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं. रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा ये सभी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे द्वारा कन्वर्ट होके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में छोड़ी जाती है, फिर दोबारा से ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में बदल के हमें मिलेगी. कब? जब एक प्लांट, ग्रीन प्लांट, ऑटोट्रॉप्स मेक देयर ओन फूड, जब अपना वो भोजन बनाते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट जितने भी अपना भोजन बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इन दिस जब भी वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे, लीफ में फोटोसिंथेसिस के द्वारा उनका भोजन बनेगा और जब भोजन बनता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है, जो हमें दोबारा से प्राप्त हो जाती है. वी रीड अबाउट फोटोसिंथेसिस, हमने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस के बारे में. इन दिस प्रोसेस प्लांट मेक देयर ओन फूड एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड अलोंग विद इट. प्लांट आल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए भी यूज करते हैं, बट दे प्रोड्यूस मोर ऑफ इट देन दे कंज्यूम. मीन्स जितनी ये कंज्यूम करते हैं उससे ज़्यादा ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं. दैट इज वाई वी से प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, इसलिए हम कहते हैं कि प्लांट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं. इट इज ऑब्वियस दैट एनिमल कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट. एनिमल्स जितने भी हैं वो बिना प्लांट्स के जीवित नहीं रह सकते. द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन, the balance of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere is maintained through respiration in plants and animals
एंड बाय द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। इन दोनों का चक्रण, इन दोनों की एबिलिटी एटमॉस्फेयर में बनाए रखते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं हवा में, ऑक्सीजन ले लेते हैं। लेकिन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन दोबारा से हवा में छोड़ देते हैं। दिस शोज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जितने भी प्रोसेसेस हैं इनके द्वारा हमें पता चलता है कि प्लांट और एनिमल्स जितने भी हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं फॉर द मैनी थिंग्स, जिनमें सबसे बड़ी जो जरूरत है दैट वन इज द ऑक्सीजन। साइक्लिंग ऑफ ऑक्सीजन, साइक्लिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। We can now appreciate how important air is for life on earth. Are there any other uses of air? क्या इससे हटके भी कुछ uses हैं एयर के? Have you heard about a windmill? आपने सुना होगा windmill के बारे में, पवन चक्की के बारे में। Look at the figure 15.12. This is the windmill, पवन चक्की जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल वे में। और इसके जो फर हैं, मीन्स इसके जो फर विंग्स हैं, ये क्या करते हैं, हवा में लहराते हैं। ये वाले जो विंग्स हैं, दीज विंग्स हवा में लहराते हैं और ये हवा में, इनके ऊपर हवा अपना प्रेशर बनाती है, जिसके कारण ये क्या है, रोटेट्स होते हैं। जैसे ये रोटेट होंगे, इनसे जुड़ी हुई पीछे कोई भी चीज़ व्हील और एक्सल के द्वारा रोटेट होती है और उससे कोई भी कार्य किया जा सकता है। जैसे प्रोडक्शन ऑफ लाइट भी हो सकता है, मीन्स उससे जनरेटर चलाए जा सकते हैं और प्रोडक्शन ऑफ लाइट किया जा सकता है। द विंड मेक्स द विंड मिल रोटेट्स। हवा जो होती है वो विंड मिल को घुमा देती है। द विंड मिल इज यूज टू ड्रा वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स एंड टू रन फ्लोर मिल्स। मीन्स जो रोटेटिंग इसका ब्लेड है उसके द्वारा हम पानी को निकाल सकते हैं हैंड पंप्स के द्वारा। दूसरा, जो फ्लोर मिल्स है, आटा चक्की है, उसको चला सकते हैं। तीसरा, जनरेटर्स को चला सकते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। एयर हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सेलिंग यार्ड्स, ग्लाइडर्स, पैराशूट्स एंड एरोप्लेन्स। बर्ड्स, बैट एंड इंसेक्ट्स कैन फ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। मीन्स बर्ड्स भी इसी की प्रेजेंस के कारण हवा में उड़ पाते हैं, हवा की प्रेजेंस के कारण फ्लाई कर सकते हैं। एयर आल्सो हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। सीड्स डिस्पर्सल में भी हवा अपना एक रोल अदा करती है। मीन्स जो हल्के सीड्स होते हैं, हवा के द्वारा वो दूसरे फार ऑफ प्लेसेस पे चले जाते हैं और वहाँ पर सीडलिंग के द्वारा वो न्यूली बॉर्न बेबी में बदल जाते हैं। एंड पोलन ऑफ द फ्लावर, फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो भी एक फ्लावर से एंथर से स्टिग्मा पे जाते हैं, तो उनके द्वारा भी वहाँ पर फर्टिलाइजेशन संभव हो पाता है और सीड प्रिपेयर होता है। एयर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल। और आपको अच्छे से पता है वाटर साइकिल में भी हवा अपना एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, जिसके द्वारा कंडेंसेशन प्रोसेस और बादलों का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना सिर्फ हवा के द्वारा ही संभव हो पाता है। नाउ दिस चैप्टर इज ओवर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल लॉयनहार्ट कीन लर्नर। प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स ताकि हमारा साथ बना रहे। ओके।